हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की लेखपाल मार्गदर्शिका, जो कि ग्राम समाज एवं विकास की पुस्तक है। और इसमें जो है चैप्टर वाइज हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आज के उसी नेक्स्ट इस वीडियो में जो है हम अगला चैप्टर बात करेंगे, और वो है ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार। ठीक है, यह है चैप्टर नंबर 7 और इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 6 चैप्टर जितने भी हैं वो हो चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, या चैनल पेज पर प्लेलिस्ट बना दिया तो वहाँ जाकर आप लोग पूरा चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण समाज और उसके भूमि सुधारों के बारे में। उसमें जो है इतिहास यानी कि पीछे जाएंगे आप ऐतिहासिक रूप में, तो जहाँ से भूमि सुधार स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि मुगलों ने क्या क्या भूमि सुधार से संबंधित नियम बनाए और प्रणाली क्या रही, उनकी कृषक संरचना क्या रही, किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से बदलाव किया। ठीक है, और फिर इसके बाद अंग्रेजी राज जब आया तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए भूमि के संबंधित, जैसे कि जमींदारी, महालवारी, रैयतवारी, इन सब चीज़ों से संबंधित जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार के क्या क्या आंदोलन चलाए गए, ठीक है, उससे संबंधित हम चीज़ें देखेंगे। और जैसे कि अगर स्वतंत्र भारत से पहले यानी कि 1757 से लेकर और 1947 के बीच में जो जो विद्रोह हुआ भूमि सुधार को लेकर, जैसे कि सन्यासी विद्रोह है, चुआर विद्रोह है, ठीक है, संथाल विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह, कोल विद्रोह है, ये सारे विद्रोह जितने भी, चंपारण है, खेड़ा है, किसान आंदोलन है, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह, सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो भी इसमें जो है इम्पॉर्टेंट बनता है कि आपके जीएस के भी क्वेश्चन जो है इससे क्या कहते हैं कि बनते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार शुरुआत से देखेंगे एक एक पॉइंट वाइज, इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। तो ग्रामीण समाज और भूमि सुधार में भूदृत्य यानी कि भूमि प्रणालियां और कृषक संरचना, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार और भूमि सुधार कार्यान्वयन, बाध्यताएं एवं संभावनाएं इसमें शामिल हैं। भूदृत्य प्रणालियां एवं कृषक संरचना, कृषि संरचना के बारे में देखेंगे। तो इस भाग में जो है ग्राम समाज में भूमि सुधार का महत्व, भारत में भूदृत्य प्रणालियों का उद्भव एवं विकास, भूदृत्य प्रणालियां एवं कृषि संरचना तथा किसान आंदोलन, इसमें इतने सारे चैप्टर जो है शामिल किए गए हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो पॉइंट वाइज एक एक करके देखते हैं। ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व, भूमि सुधार की अवधारणा। अब इसमें जो है सामान्यतः भूमि सुधार को जो है भूमिहीन काश्तकार और खेतिहर मजदूरों के लाभार्थ भूमि से संबंधित अधिकारों के पुनर्वितरण के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 1951 में भूमि सुधारों के रूप में एक प्रसिद्ध अवधारणा को जो है सामने रखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें भूमि सुधार को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उन बाधाओं को हटने के मुख्य उद्देश्य को लेकर एक समेकित कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया। और ये कार्यक्रम कौन कौन से, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, व्यापक स्तर पर ग्रामीण समाज में परंपरागत आर्थिक, राजनीतिक, शोषणात्मक शक्ति संरचना का उन्मूलन करना। इसके बाद अतिरिक्त कृषि भूमि का पुनर्वितरण, जिससे कि उत्पादन के कारकों विशेषकर भूमि श्रम के गहन उपयोग की दिशा में प्रगति होगी। प्रौद्योगिकी की नवीन तरीकों को अधिक तेजी से अपनाना, जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो। कृषि में कार्य करने वाले तथा निवेश हेतु तत्परता के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर संगठित करना। भूमि सुधार भूदृत्य के अधिकारों और भूमि के पुनः वितरण से जुड़ा है, जिसकी दिशा देश के सामाजिक राजनीतिक परिवेश से मेल खाती है। अब भूमि सुधार का विविध दृष्टिकोण देखते हैं। तो उत्पादकता और आय पर क्षेत्र विस्तार और प्रभाव के विभिन्न स्तरों और सफलता के नाना रूप स्तरों के संदर्भ में जो है भूमि सुधार के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो एशिया और मध्य पूर्व की बात करेंगे तो इसमें जो है जोतने वालों के लिए जो है भूमि, द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात पुनर्निर्माण कार्य के दौरान भूमि सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य था सामंती भू संपदा को छिन्न भिन्न करना और कम्युनिस्ट क्रांति के प्रभाव विस्तार को रोकना। पूर्वी एशिया में व्यापक सुधार हुए, जिनके परिणाम स्वरूप किसानों के एक स्वतंत्र स्वामित्व वाले वर्ग का जो है उद्गमन तथा गरीबी और भूमिहीनता का उन्मूलन हुआ। जापान में अमेरिकी अधिग्रहण बलों द्वारा भूमि सुधार का कार्य संपन्न किया गया, जिसका उद्देश्य उन बड़े जमींदारों की शक्ति को नष्ट करना था जो सैनिक वर्गों अथवा सैन्यवादी वर्गों का संरक्षण और सहायता प्रदान करते थे।
पूर्वी एशिया में भूमि सुधार ने कार्योत्पादक जोतों को समाप्त किए बगैर ही सामान्यतः काश्तकारों को अधिकार सौंपा गया। मध्य पूर्व अर्थात ईरान, मिस्र तथा इराक और भारत जैसे कि केरल में जमींदारों कब्जों को शामिल करते हुए सुधारों में उक्त प्रकार की प्रणाली अपनाई गई। लैटिन अमेरिका की बात करें तो उसमें संपत्तियों का पुनर्वितरण टाइप हुआ। यूरोप और एशिया से भिन्न जहां लघु कृषि भूमि स्वामित्व की व्यापक परंपरा रही है, वर्ष 1910 से लेकर 1990 की अवधि में जो है लैटिन अमेरिकी देशों ने भूमि सुधारों की व्यापक विविधता अपनाई। अफ्रीका की बात करें तो स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किया गया। अफ्रीकी देशों में भूमि सुधार अल्पसंख्यक स्वायत्त आदिवासी जन समुदाय द्वारा कृषि भूमि स्वामित्व के असंतुलन को दूर करने से जुड़े रहे हैं, जिनके नियंत्रण में नामीबिया और जिम्बाब्वे दोनों ने लगभग 50% और दक्षिण अफ्रीका में वहां के मूल निवासियों को सत्ता हस्तांतरण के समय मिली 80% से भी अधिक कृषि भूमि थी। पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में असामूहिकीकरण जो है किया गया। यद्यपि रूस में जो है सामूहिकीकरण के पश्चात भूमि सुधार आरंभ में जमींदारों के विरुद्ध कृषक संगठन के एक परिणाम स्वरूप देखने में आया। भूमि सुधार में अंतःक्षेप की बात करें तो भूमि सुधार में 4 प्रकार के अंतःक्षेप देखने में आते हैं और यह क्रमशः है भूधृति, बाह्य उत्प्रेरण, बाह्य नियंत्रण और भू संबंधी उपाधि का जो है पुष्टिकरण। अब इसके बाद एक एक करके देखेंगे तो भूधृत सुधार, यह बदलती हुई आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए संपत्ति धारकों के बीच आपसी संपत्ति अधिकारों को समायोजित अथवा उनमें सुधार करने हेतु यह अवकल्पित है। इसके बाद बाह्य उत्प्रेरण की बात करें तो बाह्य उत्प्रेरण जो है ये सामाजिक और आर्थिक कारणों से सरकार द्वारा प्रस्तुत मौजूदा संपत्ति अधिकारों की पुनर्संरचना अथवा नए अधिकारों के सृजन करने की दिशा में जो है प्रवृत्ति करने के बाजार आधारित प्रोत्साहन है। बाह्य नियंत्रण की बात करें तो इसमें शामिल है संपत्ति अधिकारों पर कानून द्वारा थोपी गई पाबंदियां। उपाधियों का पुष्टिकरण की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य उनके लिए भूमि संबंधी अधिकार को जो है प्रमाणित एवं सुनिश्चित करना है जिनके पास पहले से ही कोई सुस्पष्ट दावा या अधिकार है। भूमि सुधार के आयाम की बात करें तो भूमि सुधार के आयामों का अध्ययन जो 2 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत लघु कृषि उत्पादकों को भूमि का इष्टतम पुनर्वितरण और द्वितीय में जो है संस्थागत समायोजन सम्मिलित है। इसके बाद पुनर्वितरणात्मक भूमि सुधार की बात करें तो यह इसका उद्देश्य था किसी विशिष्ट समूह या सामाजिक संस्था के पास जोत संचयन को कम करना। इसका संबंध किसी एक समूह से राज्य अथवा अधिक उत्पादक रूप से जुड़े निजी भूमि स्वामियों से जमीन लेकर भूमिहीनों अथवा छोटे उत्पादकों को भू परिसंपत्तियां हस्तांतरित कर दिए जाने से होता है। संस्थागत भूमि सुधार की बात करें तो यह सरकार और ग्रामीण गरीब दोनों के लिए कृषिगत पैदावार तथा आर्थिक मूल्य में सुधार की संभावना रखने वाली सहायता के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से तादात्म्य स्थापित कर भूमि सुधार हेतु संस्थागत सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देता है। भूमि सुधार के क्षेत्र की बात करते हैं तो भूमि सुधार के क्षेत्रों का अध्ययन जो निम्नलिखित संदर्भ में किया जा सकता है। पहला है भूमि का पुनर्वितरण, भूमि परिसीमन, सीमा में संशोधन, ऊर्जा और जल के इष्टतम प्रयोग समेत भूमि की क्रमबद्ध पुनः संरचना, लघु कृषकों को अपनी भूमि की कृषि उत्पादकता सुधारने योग्य बनाना। भूमि सुधारों की आवश्यकता, जैसे कि भूमि सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जाती है। यह गरीबी कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का एक साधन है। यह बेहतर कृषिगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व और लघु कृषकों की आय में वृद्धि के रूप में परिणाम सामने लाता है। यह कृषिगत क्षेत्र में रोजगार अवसरों में भी वृद्धि करता है। यह कृषिगत आय में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार की वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। यह बेहतर लैंगिक न्यायप्रियता की ओर प्रवृत्ति करते हुए महिला कृषि श्रमिकों के अधिकारों एवं कल्याण को मजबूती प्रदान करता है। यह पारिस्थितिकीय संतुलन के परिरक्षण के और प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है जिससे सार्वजनिक भू संपत्ति संसाधनों के अतिक्रमण पर पाबंदी लगती है, जैसे कि वन और चारागाह। यह जन समुदाय के ग्रामीण बेरोजगार वर्ग के शहरी क्षेत्रों की ओर प्रव्रजन को भी घटाता है। भूमि सुधारों के महत्व के बारे में देखेंगे तो भूमि सुधार के बढ़ते महत्व का निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समर्थन किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहला कृषि की परिसंपत्ति में वृद्धि। भूमि सुधार से कृषक संपत्ति में वृद्धि होती है। विवरणात्मक विषमता की बात करें तो भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि का न्यायपूर्ण वितरण करना और समानता को जो है बढ़ावा देना होता है।
वितरण और गरीबी की बात करें तो भूमि सुधार उपाय प्रति व्यक्ति आय में सुधार कर विषमताओं और असमानताओं को दूर करते हैं। उत्पादकता इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो समकालीन कृषि उत्पादन से सुप्रबंधित और संगठित भूमि वितरण व्यवस्था जुड़कर पैदावार, भूमि श्रेष्ठता और पूंजी उत्पादकता की अनुपूर्ति करती है। आय की बात करें तो ग्रामीण गरीबों के लिए अन्य संभावित स्वरूपों की आर्थिक गतिविधियों की तुलना में प्रयुक्त लाभ कृषि से उच्च परिणाम के विशुद्ध आय के परिणाम हैं। भूमि सुधारों के प्रमुख योगदान की बात करते हैं तो इसके प्रमुख योगदान को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ग्रामीण जन समुदाय में आर्थिक सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। दूसरा योगदान की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार को प्रभावित करना। तीसरा योगदान है ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि और जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना। चौथा है रोजगार सृजन। अगला है कृषि उत्पादन के लिए सकारात्मक परिणाम और अगला है इसके बाद ग्रामीण निवेश में परिवर्तन। भूमि सुधार से संबंधित प्रमुख मुद्दे जिन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की एवं खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण कार्यबल का इष्टतम उपयोग, ग्रामीण लोगों में सामाजिक आर्थिक समानता, प्रामाणिक राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक दूरदर्शिता, भूमि सुधार हेतु अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता, भूमि एवं जल अन्य संसाधनों की सुलभता, वन भूमि, बंजर भूमि, जल के नियंत्रण तथा प्रबंधन का विनियमन, बंजर भूमि का समुचित उपयोग, जन समुदाय की भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, ग्राम समाज में महिला सशक्तिकरण, अनिवार्य निवेश, बाजारों और सेवाओं को सुलभ बनाना, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक अनुसंधान, सहायक कृषक गतिविधियों का विकास, शिक्षा प्रशिक्षण और विस्तार। इसके बाद भूमि सुधार की बात करें, कुछ शब्दावलियां हम उसको देख लेते हैं। तो भूमि सुधार जो होता है वो भूमिहीनों, काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों के लाभार्थ भूमि में स्वत्व और अधिकारों का पुनर्वितरण जो है भूमि सुधार कहलाता है। भूधृत सुधार क्या है, तो बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर जो है भूस्वामियों के बीच अन्योन्य संपत्ति अधिकारों को समायोजित करना भूधृत सुधार कहलाता है। बाह्य उत्प्रेरण क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक कारणों से सरकार द्वारा प्रस्तुत तथा मौजूद संपत्ति अधिकारों की पुनर्संरचना करने की या फिर नए अधिकारों का सृजन करने की ओर प्रवृत्त करते हुए बाजार आधारित प्रोत्साहन होता है। स्वत्व अधिकार का पुष्टिकरण, तो सुस्पष्ट दावा रखने वालों के लिए भू स्वात्व अधिकारों का जो है सत्यापन एवं सुनिश्चितन करना। ठीक है। पुनर्वितरणात्मक भूमि सुधार की बात करें तो एक ऐसा समूह, चाहे वो राज्य हो अथवा आधिप्रायिक रूप से बड़े निजी भूस्वामी वर्ग, भूमिहीनों और लघु उत्पादकों को भू संपत्तियों का हस्तांतरण करना पुनर्वितरणात्मक भूमि सुधार कहलाता है। अब भारत में भूधृत प्रणालियों का उद्भव और विकास की बात करें तो भूधृत प्रणाली से भूमि पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूहों के परंपरागत अथवा कानूनी अधिकारों और इन भूमि अधिकारों के फलस्वरूप ग्रामीण जन समुदाय में बनने वाले सामाजिक संबंधों की व्याख्या होती है। प्राचीन भारत में भूधृत प्रणालियों की बात करें तो प्राचीन भारत की भूधृत प्रणालियां विशेषता उन क्रमिक बदलावों में परिलक्षित होती हैं जो साझा स्वामित्व से निजी स्वामित्व की ओर हुए हैं। चूंकि मनुष्य जनजातीय समूह के रूप में जगह जगह घूमता था, इसलिए भूमि को प्रकृति को उपहार माना जाता था और किसी भी व्यक्ति विशेष के पास इसका स्वामित्व नहीं होता था। जनजातीय समूह के सभी सदस्य इसका साझा इस्तेमाल करते थे। वैदिक काल की बात करें, स्टार्टिंग प्राचीन भारत के वैदिक काल से हम करते हैं, तो वेदों में भूमि अनुदान वर्जित था और सारी संपत्ति का स्वामित्व जो है साझा होता था। वैदिक ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण और महाभारत में वर्णित परंपरा से यह पता चलता है कि भूमि को यज्ञ की दक्षिणा के तौर पर भी नहीं दिया जा सकता था। उत्तर वैदिक काल में भूमि साझा संपत्ति नहीं रह गई थी और भूमि का निजी स्वामित्व धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। भूमि का अनुदान जो है हालांकि व्यवहार में आ गया था, फिर भी सभी लोग इसे तत्परता से स्वीकार नहीं करते थे और इसे जो है अनिर्णायकता की दृष्टि से देखते थे। वैदिक काल के राजा के अधिकार सीमित होते थे, जिसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि अथर्ववेद के अनुसार गांव में राजा का अंश यानी कि भाग देने के लिए इंद्र का आवाहन किया जाता था, किंतु बाद के समय में स्वयं राजा को उसके अंश का संग्रहकर्ता बताया गया, जिसका उल्लेख पंचविंश ब्राह्मण में आता है। ठीक है। मनुस्मृति के अनुसार भूस्वामित्व के अधिकारों की बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार भूमि उसकी होती है जो उसे यानी कि जंगल को सबसे पहले साफ करता है और हिरण उसका होता है जो उसे सबसे पहले घायल करता है। उक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि भू संपत्ति के स्वात्व अधिकार की शुरुआत उस श्रमिक से जुड़ी थी जो उसे खेती योग्य बनाता था।
गंगा के मैदानों में आर्यों का जो है समाज के बस जाने के बाद जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके साथ ही खेती योग्य भूमि की कमी भी महसूस की जाने लगी, जिससे अक्सर ही भू स्वामित्व के हस्तांतरण का सहारा लिया जाने लगा। अथर्ववेद में भाई और भाईचारा का अर्थ रखने वाले शब्द जो है भ्रात और भ्रातृव्य की भी बदलकर प्रतिद्वंदी और प्रतिद्वंदिता हो गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैदिक कुलों अथवा परिवारों के भीतर भूस्वामित्व के कारण शत्रुता आम होती जा रही थी। भूस्वामित्व के विस्तार का एक और तरीका था अश्वमेध यज्ञ, जो एक राजा अपने प्रदेश का विस्तार करने और दूसरे राजा का अपने अधीन करने के उद्देश्य से करता था। मौर्यकालीन कृषि में दो प्रकार की जोतें थीं, पहला था राष्ट्र जोत और दूसरा था सीता जोत। पूर्व गुप्त काल में भूमि मुख्य तौर पर व्यक्तिगत कृषकों के अधिकार में थी। गुप्त काल में राज्य ही भूमि का अनन्य स्वामी होता था। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की भूमि पट्टेदारियां थीं, जो हैं निविधर्म अच्छायन, अप्रदध्रम, भूमच्छद्रान्य। ठीक है, एक नई कृषि व्यवस्था का उभरना उत्तर गुप्त काल की विशेषता है। इसके बाद मध्य युगीन भारत में भूधृत प्रणालियों की बात करें तो सन 800 से लेकर 1200 में जो है भूधृत प्रणालियों में देखते हैं तो मध्य युग में भूधृत प्रणाली के इतिहास में जो महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रकूटों से शुरू होता है। 7वीं और 8वीं शताब्दियों के दक्कनी घोषणा पत्रों में राष्ट्रकूटों का जो उपदेश दिया गया था कि वह भूमि अनुदान के शांतिपूर्ण उपयोग में विघ्न न डालें। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में चोल शासकों ने जो है एक व्यापक भूधृत प्रणाली अपनाई हुई थी। वहां एक सुसंगठित भू राजस्व विभाग था जिसको पूर्व वार्तिनायक कालम कहते थे। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे भूधृत प्रणालियों की। तो इस काल में भूमि प्रबंधन और विकास के प्रति उल्लेखनीय जो है योगदान अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल यानी कि 1296 से लेकर 1316 से शुरू होता है, जिसमें भू राजस्व के कुल उत्पादन के 50% तक बढ़ोतरी के लिए कुछ वित्तीय सुधार किए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि यह इसका कार्यकाल था 1325 से 1357 तक। इसने खेती में सुधार के लिए कृषि सुधार किए। ठीक है, उसने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए दीवान ए कोही नाम से कृषि मंत्रालय भी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। मुगल काल में बात करेंगे भूधृत प्रणालियों की तो मुगल काल के शासन में जो है राजस्व खेती प्रचलन में थी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्राहक के रूप में नियुक्त किया जाता था और उसे भूमि को जोतने वाले पर व्यवहार अनुचित अधिकार दिए जाते थे। सम्राट अकबर की बात करें तो 1856 से लेकर 1605 तक इसका कार्यकाल था। इसने जो है क्रांतिकारी सुधार किए। उसके शासनकाल में राजस्व आकलन की 4 मुख्य अवस्थाएं थी। अब उन 4 मुख्य व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो पहला उसमें था जब्ती अथवा दहसाला व्यवस्था। अब अकबर के शासनकाल में भूमि को आकलन के उद्देश्य से 4 श्रेणियों में रखा गया था। पोलज वह भूमि जिसे प्रति वर्ष जोता जाता था और कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसको पोलज कहते थे। परती वह भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था जिससे उसकी उर्वरता वापस आ जाए, उसे परती कहा जाता था। चाचर वह भूमि जिसे 2 या 3 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता था, उसे चाचर कहते थे। और बंजर वह भूमि होती थी जिसको 5 या अधिक वर्षों के लिए अनुज्योति रहती थी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पार्टों में क्या कहते हैं कि जब्ती अथवा दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत बांटा गया था। इसके बाद दूसरा था बटाई, गल्ला बख्शी अथवा भावली। ठीक है, इसका तीनों एक ही नाम। तो फसल बटाई या साझेदारी के इस तरीके के उपज को जो ढेरियों में रखकर उसके 3 हिस्से कर दिए जाते थे, जिनमें से एक हिस्सा राज्य को चला जाता था, बाकी 2 हिस्सा जो खेत में कृषि उपज करता था वो ले लेता और एक हिस्सा जो जिसका मालिकाना हक होता था वो ले लेता था। इसके बाद कनकूद की बात करें तो ये पिछले अनुभव के आधार पर यह उपज का मोटा अनुमान होता था। ठीक है, इसके बाद नसक की बात करें तो नसक जो है इस व्यवस्था में किसानों की पिछली राजस्व रसीदों के आधार पर एक मोटी गणना कर ली जाती थी। जहांगीर ने जो है अलतमगा अनुदान की व्यवस्था की, जिसे केवल बादशाह की आज्ञा से ही रद्द किया जा सकता था। ठीक है, एम्मा नाम से एक और प्रकार की भूमि का अनुदान था जो मुसलमान धार्मिक नेताओं के लिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रणाली हो गई। अब भूधृत प्रणाली क्या है, ये शब्द क्या है, तो इस शब्द में देखें तो व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों के भूमि परंपरागत अथवा कानूनी अधिकार और इस प्रकार के भूमि अधिकारों से ग्रामीण समुदाय के बीच उभरने वाले सामाजिक संबंध को भूधृत प्रणाली कहते हैं। महालवारी व्यवस्था क्या है, तो गांव के प्रधान अथवा परिवार के मुखिया द्वारा गांव अथवा रियासत किया जाने वाला राजस्व बंदोबस्त होता था। काश्तकारी सुधारी की बात करें तो राज्य और भूधारक के बीच से बिचौलियों को हटाना, इस टाइप काश्तकारी सुधारी कहा गया।
अब कुछ प्रणालियां और उसकी कृषि संरचना की बात करेंगे। तो कृषि व्यवस्था का अवधारणा जो है का आधार जो है एक विधिवत एकता के रूप में लोगों, जनसमूहों और भूमि का आपसी संबंध होता है। डैनियम सार्नर ने अपनी पुस्तक द अग्रेरियन प्रॉस्पेक्टस इन इंडिया में कृषिगत ढांचा शब्द का प्रयोग उन तरीकों के कुल योग के रूप में किया जिसमें प्रत्येक समूह अन्य समूहों से संबंध में कार्य करता है। इरफाम हबीब ने जो अपनी पुस्तक द अग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया के प्राकथन में कृषि अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे और भू राजस्व प्रशासन पर चिंतन किया है। ब्रिटिश पूर्व भारत में कृषक संरचना, कृषि संरचना की बात करें तो ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले भारतीय ग्रामीण समाज की मूल विशेषता कृषि आधारित आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय था। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय भारत यहाँ अंग्रेजों के आने के पहले से हमारे देश में था। भारत में गांव जो है लघु गणराज्य की तरह था और उनके पास लगभग हर वस्तु थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और वह जो है किन्हीं भी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र थे। ग्रामीण आबादी के मुख्य घटक जो है किसान थे। ग्राम समुदाय का प्रतिनिधित्व ग्राम समिति करती थी जो उस ग्रामीण भूमि की वास्तविक मालिक होती थी जिसे किसान समुदाय के जोतों के रूप में वितरित किया जाता था। हिंदू राजाओं के काल में जो है भूमि ग्राम समुदाय की होती थी और उसे राजा की संपत्ति कभी नहीं समझा गया। राजा अथवा उनके बिचौलियों का दावा जो है केवल पैदावार के एक हिस्से पर होता था। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो गांव के कृषि और औद्योगिक मजदूरों द्वारा उत्पादित उत्पादों का समस्त विनिमय ग्राम समुदाय तक ही सीमित था और इसलिए उसका दायरा संकुचित था। गांव के लोग ही अपनी लगभग सारी उपज का उपभोग कर लेते थे। गांव की आबादी में किसानों के अतिरिक्त लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, मोची, धोबी, तेली, नाई तथा अन्य औद्योगिक कामगार होते थे और ये सभी अपनी सेवाएं केवल गाँव के लोगों को ही देते थे। सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो अंग्रेजों से पहले के भारतीय समाज की यह विशेषता थी कि व्यक्ति तो जाति, परिवार और ग्राम पंचायतों के अधीन था। कठोर जाति व्यवस्था ही ग्राम समुदाय के सदस्यों के व्यवसायों को तय करती थी। चूंकि जब वंशानुगत थी इसलिए व्यवसाय भी पुश्तैनी हो गए। अंग्रेजी राज के दौरान भूधृत में बदलाव की बात करें तो कालांतर में भारत में जो है अंग्रेजी राज के आगमन ने देश की भूधृत प्रणाली को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार में कठिनाई का अनुभव हुआ क्योंकि भारत में अंग्रेजी सामान की बिक्री नगण्य थी। भारतीय माल के भुगतान के लिए जो है इंग्लैंड से सोना चांदी के निर्यातन पर शीघ्र ही पाबंदी लगा दी गई। कंपनी ने इसके समाधान स्वरूप जो है भारतीय सामान के भुगतान के लिए भारत से ही पैसा वसूलने का प्रावधान किया। अंग्रेजी राज के दौरान जो 3 मुख्य प्रकार की भूधृत प्रणालियां थी जो स्वाधीनता के बाद भी कई वर्षों तक बनी रही, जैसे कि पहला जमींदारी, दूसरा महालवारी और तीसरा रैयतवारी। अब इस तीनों प्रकार की जो प्रणालियां थी उसको हम देखेंगे एक एक करके। जमींदारी व्यवस्था क्या थी? तो यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1873 में जो है बंगाल में शुरुआत किया गया था और जिसे जो है बंगाल बंदोबस्त अथवा स्थायी बंदोबस्त के नाम पर भी जाना गया। तो इंपॉर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त के परिणाम को जो जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और यह व्यवस्था पूर्वी भारत में जो व्यापक रूप से लागू हुई। इस व्यवस्था में एक गांव अथवा कुछ गांव की भूमि एक व्यक्ति अथवा कुछ संयुक्त स्वामियों के आधार में होती थी जो सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार होते थे। यही नहीं, काश्तकार और उप काश्तकार सभी को एक ही तरह के अधिकार और विशेषाधिकार मिले हुए थे और ये सभी एक ही बंदोबस्त अथवा समझौते पर आधारित होते थे। जमींदारी व्यवस्था किसानों से कर वसूली का एक तरीका था। इस व्यवस्था में जमींदार के लिए करों का एक हिस्सा स्वयं रख लेने का प्रावधान भी था। अब देखेंगे महलवारी व्यवस्था। तो इस बंदोबस्त में ग्राम समुदाय और सरकारी अधिकारियों के बीच जो सीधा अनुबंध होता था, यानी कि बिचौलियों को इसका में काम खत्म हो गया। ग्राम समुदाय का मतलब आवश्यक रूप से पूरे गांव के लोग नहीं होता था, यह सयानों, ऊंची जातियों के प्रतिष्ठित लोगों का समूह होता था। वह संयुक्त रूप में गांव के मामलों को देखते थे और उच्च अधिकारियों द्वारा समर्थित श्रेष्ठ जन मांगों को पूरा करते थे। इस व्यवस्था में गांव की भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार होता था और उसके सदस्य संयुक्त रूप से जो है अथवा भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होते थे। भू राजस्व पूरे गांव के लिए नियम पर किया जाता था और गांव का प्रधान जो है लंबरदार जिसको कहते थे उसकी उगाही करता था। इस व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप में ग्राम बंदोबस्त अथवा संयुक्त ग्राम बंदोबस्त समझा जाता था और यह व्यवस्था जो उत्तरी और मध्य भारत में प्रचलित थी। इसके बाद हम रैयतवारी व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले सर थॉमस मुनरो द्वारा इस व्यवस्था को जो मद्रास राज्य में लागू किया गया था। इसका अभिप्राय क्या था? तो प्रत्येक रैयत अथवा कृषक, यानी रैयत को कृषक यानी कृषक को रैयत कहा जाता था, को एक व्यक्ति समझना था। ठीक है,
इस बंदोबस्त में प्रत्येक पंजीकृत धारक को उसका मालिकाना हक माना जाता था। भूमि को बेच सकता अथवा हस्तांतरित कर सकता था। भूमि धारक को अपनी भूमि उपपट्टे पर दे देने की भी छूट थी। मद्रास और बंबई महाप्रांतों में क्षेत्रों में जो है आमतौर पर रैयतवाड़ी क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। करेंगे स्वाधीनता के बाद भूधृत और कृषक संरचना में परिवर्तन संबंधी पहल। ठीक है, भारत में राज्य द्वारा क्रांतिकारी उपायों के माध्यम से जोत के वितरण के रूप को बदलने के लिए एक प्रयास के रूप में भूमि सुधारों की पहल की गई। भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य, जो सुधार नीति के मुख्य उद्देश्य के संक्षेपण के टाइम में देख लेते हैं तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोजनात्मक तथा अन्य बाधाओं को दूर करना और शोषण के तमाम तत्वों को समाप्त करना और कृषि व्यवस्था के अंदर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, भूमि सुधारों को जो है ग्राम विकास की तमाम गतिविधियों में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है और ये ग्रामीण निर्माण की राष्ट्रीय कार्यसूची का भी हिस्सा रहा है। 50 के दशक मध्य से कृषि जोतों पर पारिवारिक परिसीमन यानी कि सीलिंग लागू करना और 70 के दशक से सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उच्चतम सीमा के अधिशेष के वितरण की प्रगति का अवलोकन करना। ठीक है, इसके बाद भूमि सुधारों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के सभी सिद्धांतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं, जैसे कि बिचौलियों की समाप्ति और काश्तकारों को सरकार के सीधे संपर्क में लाना, वास्तविक कृषकों को बेदखली से बचाने के उद्देश्य से काश्तकारी में सुधार और लगान को नियंत्रित करना, जोत पर उच्चतम लागू कर भूमि का पुनर्वितरण करना, चकबंदी, स्वहस्तांतरित जनजातीय भूमि के स्वहस्तांतरण अथवा पुनर्प्राप्ति को रोकना और भूमि संबंधी अभिलेखों को अद्यतन और कंप्यूटरबद्ध करना। केंद्र व राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों से संबंधित अनेक सार्थक उपाय किए हैं। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। भूमि सुधार से जुड़े अनेक विषयों को पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है और इन संस्थाओं को विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार की बात। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार में स्वतंत्रता आंदोलन और भूमि सुधार की एक लंबी तलाश, जिसमें संकल्पनाएं एवं कार्यनीतियां, भूमि सुधार, संवैधानिक स्थिति एवं राज्य विधान, भारत में भूमि सुधार, गैर सरकारी पहल और अर्थव्यवस्था एवं समाज पर भूमि सुधार के प्रभाव को शामिल किया गया है। इस भाग में जो है राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूमि सुधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भूमि सुधार आदि शामिल हैं। अब देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन और भूमि सुधार की एक लंबी तलाश, संकल्पनाएं एवं कार्यनीतियां। उसमें हम बात करेंगे भूमि सुधार के लिए आंदोलन और संघर्ष, जो कि 1757 से लेकर 1856 यानी कि 100 साल के अंतराल को हम देखेंगे। ठीक, इसमें 100 वर्ष के पूरे देखेंगे कि क्या क्या 100 वर्ष के अंतों में जो है 100 वर्षों में क्या क्या भूमि सुधार हुआ। तो सन 1757 के बाद के दौर में भूमि सुधार के लिए एक विप्लव और संघर्ष को जो उसके प्रभाव क्षेत्रों के अनुसार व्यापक तौर पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है बंगाल और पूर्वी भारत, जिसमें हुआ सन्यासी विद्रोह। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जीके के दृष्टि से भी। वर्ष 1770 के अकाल और स्थानीय लोगों के पवित्र स्थलों पर जाने की पाबंदी ने मिलकर सन्यासियों को भड़का दिया और सन्यासी विद्रोह हो गया। ठीक है, कब हुआ? 1770। चुआर और हो विद्रोह, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? अकाल, बढ़े हुए भू राजस्व और आर्थिक संकट ने मिलकर मिदनापुर आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर कर दिया। छोटा नागपुर, पठार, सिंहभूम के हो और मुंडा आदिवासियों ने भी उनके खिलाफ आवाज उठे और इस आंदोलन से पैदा हुई ये अशांति वर्ष 1820 से 1837 तक बनी रही। तो इतना लंबा ये आंदोलन चला। इसके बाद हुआ कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह बाहरी लोगों की भूमि का हस्तांतरण करने की अंग्रेजी नीति के खिलाफ हुआ था। इसमें छोटा नागपुर के कोल अपने मुखियाओं यानी कि मुंडा लोगों की जमीनें सिख व मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोगों को हस्तांतरित करने को लेकर गुस्सा हो गए। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मनभूमि, पश्चिमी हिस्सों में फैला था। इसके बाद हुआ संताल विद्रोह। संताल विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में भू राजस्व अधिकारियों के द्वारा छोटे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने, जमींदारों और महाजनों की प्रताड़नाओं के और पुलिसिया दमन के खिलाफ हुआ। इस विद्रोह की शुरुआत जो है सन 1855 में जो है सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया।
अगला विद्रोह आता है पागलपंथियों और फरेजियों का विद्रोह। यह पागलपंथियों के आर्य धार्मिक पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। इन लोगों ने बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा काश्तकारों के दमन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद अब दूसरा आता है पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में जो हुआ वो भील विद्रोह हुआ। इसमें जो है खान देश में मजबूत ठिकाने वाले पश्चिमी घाटों के निवासी भीलों और आदिवासी जनजातियों ने सन 1817 और 1819 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद हुआ रामौसी विद्रोह जो कि पश्चिमी भारत में ही आया। 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह ने जोतदारों के होने वाले अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके बाद दक्षिण भारत के विद्रोह की बात कर लेते हैं तो उसमें हुआ पोलीगारों का विद्रोह जो कि डिंडीगुल मालाबार के पोलीगारों ने 1801 और 1805 के बीच अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया और यह मद्रास प्रेसिडेंसी में सन 1856 तक चलते रहे। इसके बाद किसान आंदोलन एवं संघर्ष की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला आता है नील आंदोलन जो कि 1850-60 के दशक में हुआ और इसकी शुरुआत नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। सन 1860 तक पूरा बंगाल इस आंदोलन की चपेट में आ गया था। इससे जो है बंगाल के बुद्धिजीवी पत्रकारों और ईसाई धर्म प्रचारकों का जब भी समर्थन मिला था। नवंबर 1860 में जो है 1860 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि रैयतों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी विवादों का हल जो है कानूनी ढंग से हो। ठीक है, और यह नील की खेती करने वाले किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद विद्रोह हुआ पावना कृषक अशांत जो कि 1873-76 में हुआ था और यह जो है बंगाल विशेषकर पूर्वी बंगाल के अधिकांश क्षेत्र 1870 के दशक में जो है कृषि अशांति के चपेट में थे। इस अशांति के परिणाम स्वरूप 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना। इसके बाद दक्कन के दंगे हुए 1874-75 में और यह दंगा जो है महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भूमि राजस्व बहुत ही ज़्यादा था और लगातार खराब फसल होने की स्थिति में भी इसे चुकाना पड़ता था। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुक में दंगों का माहौल बना दिया और इसमें क्या हुआ, सितंबर 1875 में जो है 6 तालुकों में 33 जगहें इन दंगों की चपेट में आ चुकी थी। इस दंगे का उद्देश्य यह था कि लेनदारों को के कब्जे में बंद रुकों डिग्री आदि को नष्ट कर दिया गया। राजस्व नहीं आंदोलन। ठीक है, इसके बाद ये जो है असम के कामरूप और दरांग जिलों की अस्थायी बस्तियों वाले क्षेत्रों में अंग्रेजों ने 50 से 70% तक जो है भूमि राजस्व बढ़ाने की कोशिश की। ग्राम सभाओं ने इसका विरोध किया और उन्होंने इन लोगों को बहिष्कार स्वरूप राजस्व नहीं देने का ऐलान किया। इसके बाद आया चंपारण नील सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है यूरोपीय बागान मालिकों ने बिहार के चंपारण जिले के जोतदारों को बाध्य किया था कि वह अपनी जोत के 3/20वें हिस्से में जो है नील की खेती करें, जिसे लोग तिनकटिया व्यवस्था भी कहते थे। सन 1917 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया और किसानों की शिकायतों की विस्तृत जांच की और समाधान की मांग की और यह चंपारण जो नील सत्याग्रह है ये गांधी जी का पहला भारत में जो है पहला आंदोलन था और उसमें गांधी जी को सफलता मिली। ठीक है, इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। 1918 में हुआ और ये गुजरात के खेड़ा जिले में जो है भयंकर सूखा पड़ा तो किसानों ने भूमि राजस्व से छूट दिए जाने की गुहार लगाई। गांधी जी ने जो है सरदार पटेल के साथ मिलकर खेड़ा में राजस्व नहीं देने का आंदोलन चलाया था। आगे आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की बात करें तो 20वीं शताब्दी में किसानों की बदहाली निम्नलिखित कारणों से देखने से मिली। इसमें था अनेक क्षेत्रों में भूमि पर दखल अधिकारों का अभाव, जमींदारों द्वारा जजिया उपकरों जबरन मजबूरी और बहुत ज़्यादा लगान की वसूली, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जो है भूमि राजस्व में नियतकालीन वृद्धि और गांव में जो है जमींदारों अथवा महाजनों के प्रति भारी कर्जदारी। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण थे जिसके वजह से हुआ। इसके बाद आता है द्वितीय मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ और मोपला विद्रोह का मुख्य कारण था हिंदू जमींदारों और अंग्रेज सरकार द्वारा मालाबार यानी कि केरल के मुसलमान मोपला किसानों का उत्पीड़न और शोषण। तो इसके कारण जो है मोपला विद्रोह छिड़ गया 1921 में और इसकी शुरुआत 1921 में उस समय हुई जब पुलिस ने हथियारों की तलाश में तिरूर गढ़ी मस्जिद पर जो है छापा मारा।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह जो कि बारदौली सत्याग्रह है, जो कि 1928 में हुआ था। और यह सत्याग्रह जो है गुजरात के बारदौली जिले में 22% भू राजस्व बढ़ाने के विरोध में वहां के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राजस्व नहीं देने का अभियान चलाया था। ठीक है, और इसी बारदौली सत्याग्रह के तहत जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी वहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अगला है 1930 के दशक के अन्य किसान आंदोलन की बात करें तो बंगाल और बिहार में किसानों ने चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सन 1931 तक राजस्व नहीं देने का आंदोलन कर्नाटक के कुछ जिलों में शुरू हो चुका था। महाराष्ट्र में यह प्रयास किया गया कि गांव के मुखियों को प्रभावित किया जाए कि वह अपना राजस्व सरकार को न दें, और उस उद्देश्य से उनके काश्तकारों के लगान रोक लेने को कहा गया। बुंदेलखंड के छतरपुर राज्य और पंजाब में पटियाला के महाराजा के खिलाफ भी राजस्व नहीं देने का आंदोलन चला। इसके बाद किसान सभाओं के गठन की बात करते हैं तो अवध प्रांत में सन 1920 में जो है एक किसान सभा का गठन किया गया तथा आंध्र प्रांत रैयत संघ का गठन जो है 1928 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। पहले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का आयोजन जो है लखनऊ में हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप 1936 में किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव उसके NG रंगा बने। ये इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद प्रतिवर्ष 1 सितंबर को अखिल भारतीय किसान दिवस मनाया जाने लगा। अब आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भूमि सुधार के प्रयास। ठीक है, तो इसी में देखिए बात करते हैं। सन 1938 में जो बिहार काश्तकारी अधिनियम और बकास्त भूमि अधिनियम बहाल किए गए तथा सरकार ने जमींदारों की पूर्व अनुमति के बिना जो है काश्तकारों की जोत के हस्तांतरण की अनुमति दे दी और सलामी दरें घटा दी। इसी के द्वारा लगान में औसतन 1/4 कमी कर दी गई। अवध के वैधानिक काश्तकारों के स्तर को बढ़ाकर उन्हें पुश्तैनी दखल रैयत का दर्जा दे दिया गया तथा वृद्धि को रोककर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगान को थोड़ा कम भी कर दिया गया। बम्बई प्रांत के मूल मालिकों को उनकी वह जमीनें वापस दिलवा दी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगान अथवा राजस्व नहीं देने के अभियान के परिणाम स्वरूप बिक गई थी। तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम, भूमि सुधार से संबंधित आंदोलन और भूमि सुधार से संबंधित मुद्दा और इसके बाद योजना जितने इससे संबंधित किया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कांग्रेस सत्रों में पारित प्रस्ताव। तो दिसंबर 1936 में जो है कांग्रेस के फैजपुर सत्र में हुआ एक अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और इस सत्र में एक 13 सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव भी रखा गया, जिसकी मुख्य मांगे थी लगान और राजस्व में कटौती, आर्थिक रूप से अलाभकारी जोतों पर लगान में छूट, नहर तथा सिंचाई की दरों में कमी, ग्रामीण ऋण की अवधि में स्थिरता, कृषि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, किसान संगठनों को मान्यता, सहकारी कृषि को लागू करना और बकाया लगान की माफी। ये सारी कुछ मुख्य मांगे रखी गई थी 13 सूत्रीय कार्यक्रम में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत की स्वाधीनता की पूर्व संध्या पर किसानी संघर्ष की बात करेंगे। तो भारत की स्वाधीनता की पूर्व संध्या पर जो है होने वाले 3 महत्वपूर्ण किसानी संघर्ष थे। उसमें थे बंगाल का तेभागा आंदोलन, हैदराबाद में तेलंगाना विद्रोह और पश्चिमी भारत में वर्ली विद्रोह। अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तेभागा आंदोलन। तो यह आंदोलन मुख्य रूप से दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मेमन सिंह और मिदनापुर थे। इसका मुख्य केंद्र था। सुहरावर्दी की सरकार ने जो बटाईदारी विधेयक पारित किया उससे लगान देने वाले काश्तकारों को कुछ राहत मिली। तेलंगाना विद्रोह की बात करेंगे तो वर्ष 1946 to 51 के दौरान विद्रोह जमींदारों, महाजनों और व्यापारियों तथा निजाम के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण और दमन के खिलाफ निजाम की हैदराबाद रियासत में हुआ। इसके बाद पश्चिमी भारत का वर्ली विद्रोह की बात करें तो पश्चिमी भारत की वर्ली जनजाति के लोगों का विद्रोह जंगल के ठेकेदारों, महाजनों, अमीर किसानों और उन जमींदारों के खिलाफ था जिन्हें अंग्रेजी नौकरशाही का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद हम बात करेंगे शोषणकारी व्यवस्था की समाप्ति हेतु कार्यनीतियाँ क्या क्या बनाई गई। तो सन 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार और राजस्व के बिचौलियों को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय उठाए, जिससे राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता आया और इस तरह किसान के समुदाय को शोषण की गुंजाइश कम हो गई। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को 3 मुख्य वर्गों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। पहला, जोत की उच्चतम सीमा, दूसरा काश्तकारी सुधार और तीसरा पट्टेदारी व्यवस्था को युक्त संगत बनाना। ठीक है, जोत की उच्चतम सीमा में भावी अधिग्रहण की उच्चतम सीमा
उच्चतम सीमा मौजूदा जोतों की उच्चतम सीमा, मुआवजे का भुगतान और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण इसमें शामिल है। भूमि सुधार, संवैधानिक परिस्थिति और राज्य विधान की बात करते हैं तो इसमें भूमि सुधारों के संवैधानिक प्रावधान संविधान की 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 यानी कि संविधान संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा नियंत्रित है। अनुच्छेद 31B में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यीकरण किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 1894 के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रधान अभिकरण केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अनुसार काश्तकारों को पट्टेदारी और पूरी सुरक्षा दी गई और भू स्वामियों के निजी खेती के कारण पुनर्ग्रहण का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लागू कुछ महत्वपूर्ण भूमि अधिनियम इस प्रकार हैं, जो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950, जो कि उत्तर प्रदेश अधिनियम फर्स्ट 1951 के नाम से भी जानते हैं। यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस भूमि अधिग्रहण, जो कि शरणार्थी पुनर्वास अधिनियम 1948 लागू हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश जोत उच्चतम सीमा आरोपण अधिनियम 1960, उत्तर प्रदेश जोत उच्चतम सीमा आरोपण संशोधन अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश जोत उच्चतम सीमा आरोपण संशोधन अधिनियम 1974। इसके बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जोत उच्चतम सीमा आरोपण संशोधन 1976। इसके बाद जमींदारी उन्मूलन कानून संशोधन अधिनियम 1978 आया। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश कानून संशोधन अधिनियम 1982 लागू हुआ। स्वतंत्रता काल के में जो है भूमि सुधार की बात करें तो स्वाधीनता के बाद से जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधारों की दिशा में जो है की गई कोशिशें और कार्यवाहियों का अध्ययन दो व्यापक श्रेणियों में किया जा सकता है। पहला है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भूमि सुधार और दूसरा है भूमि सुधारों का वर्तमान परिदृश्य। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भूमि सुधार की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 56 को यह श्रेय जाता है कि इसने भारत में व्यवस्थित भू सुधारों की दिशा में एक व्यापक दृष्टि विकसित की है। इस योजना अवधि के एक अंग के रूप में जो है भूमि सुधार एक कदम दर कदम प्रक्रिया थी, जिसकी शुरुआत बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधारों और अधिशेष जोतों के उच्चतम सीमा तय करने से की गई थी। अब हम इसके बारे में तालिका के अनुसार देख लेते हैं योजना के भूमि सुधार के मुद्दे और सारी योजनाओं में जितने भी पंचवर्षीय योजना चली पहली दूसरी तीसरी उसमें क्या क्या रखे गए थे ये देखेंगे। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच आई और इसमें भूमि सुधार के मुद्दे में जो है जुताई क्षेत्र में वृद्धि और प्रति भूमि की बड़ी जोत शामिल था। योजनागत कार्य की बात करें तो काश्तकारों को स्थायी अधिकार और पुश्तैनी अधिकार और बिचौलियों के उन्मूलन द्वारा भूमि के प्रभावी उपयोग की और जुताई के जो है साथ भूमि सुधारों को जोड़ना इसका मुख्य कार्य इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 टू 61 तक रही और इसमें जो है मुद्दे की बात करें तो कृषि भूमि की उत्पादकता कम है और सिंचित कृषि का महत्व, ये दो मुद्दे प्रमुख भूमि सुधार से संबंधित रहे। इसमें कार्य क्या हुआ तो मिट्टी का संरक्षण हुआ और भूमि सुधार के उपायों का कार्यान्वयन हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 टू 66 आई और इसके मुद्दे की बात करें तो जनसाधारण हेतु खाद्य सुरक्षा और दूसरा था सिंचाई और जुताई के अधीन बंजर भूमि। ये दो भूमि सुधार के मुद्दे थे और इसमें जो कार्य हुआ उसमें क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करना, मिट्टी का सर्वेक्षण एवं संरक्षण और एकीकृत भूमि विकास नीति बनाना एक कार्य हुआ। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 टू 74 रही और इसमें जो है मुद्दा था खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भूमि उपयोग की बढ़ी क्षमता और खाद्य फसलों पर जोर, बड़ी जोतें और भूमि का कम आवंटन, ये सारे मुद्दे बनाए गए। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्य क्या क्या हुआ, सिंचाई और मिट्टी का संरक्षण, सूखी और बंजर भूमि, फसल की अधिक पैदावार और चकबंदी की भूमि सीलिंग अधिनियमों की मदद से भूमि में सुधार। तो इस तरीके से ये सारे कार्य किए गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 टू 79 तक रही और इसमें मुद्दे थे खराब भूमि प्रबंधन, सूखे की आशंका वाले सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि और कार्य क्या क्या हुआ, सूखा संभावित और मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, मिट्टी के संरक्षण और सूखी खेती पर जोर दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1980-85 तक रही और इसमें जो भूमि का अप्रभावी उपयोग, हरित क्रांति को प्रभावी खेती से जोड़ना इसका मुख्य मुद्दा रहा और इसमें जो कार्य क्या क्या हुआ तो सूखा संभावित क्षेत्रों में प्रभावी तथा सक्षम भूमि तथा जल प्रबंधन के कार्य जो हुए। ठीक है, इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 टू 90 तक रहा
और इसमें जो है मुख्य मुद्दा था भूमि कटाव, भूमि का स्तर गिरना और वनों उन्मूलन। और इसमें कार्य क्या क्या हुआ, तो मिट्टी तथा जल संरक्षण पर जोर दिया गया, बंजर भूमि का विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और भूमि प्रबंधन के प्रभावी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय ने 1992 to 97 तक रही और इसका मुद्दा इसमें था स्थानीय स्तर पर भूमि प्रबंधन में लोगों की भागीदारी और दूसरा था भूमि का स्तर गिरना। इसमें काम हुआ जल विभाजन नीति और भूमि संरक्षण के साथ इसके जुड़ाव को और अधिक महत्व देना। 9वीं पंचवर्षीय ने 1997 to 2002 के मध्य रही और इसमें मुद्दा था भूमि का स्तर गिरना, जल विभाजन योजनाओं का अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण, संभावित पैदावार और वास्तविक पैदावार का बढ़ता अंतर। इसके प्रमुख कार्य थे कम प्रयुक्त और बंजर भूमि की जुताई, ग्राम स्तर पर भूमि प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं का महत्व और प्रभावी भूमि विधान अधिनियम, ये कार्य किए गए। तो इस तरीके से 9वीं पंचवर्षीय जो कि 2002 तक चली और इसमें इतने भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे और उनके कार्य किए गए। अब हम बात करें भूमि सुधारों का वर्तमान परिदृश्य, तो इसमें जो है बात करते हैं तो भूमि सुधारों के वर्तमान परिदृश्य को इन शीर्षकों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार, अधिशेष भूमि उच्चतम सीमा, चकबंदी और भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार की बात करें तो भारत के राज्यों में काश्तकारों को जो है स्वामित्व का अधिकार देने, काश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल होने से बचाने और खेतिहर काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान करने पर भूमि का जो है स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति देने के उद्देश्यों से विधायी उपाय किए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें बात करें तो विधवाओं, फौजियों, नाबालिगों, अविवाहित स्त्रियों और विकलांगों जैसे कुछ मामलों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में सिक्किमी काश्तकारी का प्रतिबंध है। इसके बाद अधिशेष भूमि का वितरण की बात करें तो भूमि सुधारों की दिशा में सरकार की एक और पहल को जो है अधिशेष भूमि का लाभार्थियों में वितरण के रूप में देखा जा सकता है। चकबंदी की बात करते हैं तो भूमि सुधार नीति में विखंडित जोत की चकबंदी को सम्मिलित किया गया है और गाँव के योजनाबद्ध विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विखंडित जोतों की चकबंदी पर जोर दिया गया है। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण की बात करें तो इसमें जो है भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण यानी कि CLR की शुरुआत वर्ष 1988-89 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में हुई, जिसमें 100% वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान था। इस परियोजना की शुरुआत अभिलेखों के रखरखाव और उन्हें अद्यतन करने के काम को हाथ में करने की पद्धति जो है मौजूद समस्याओं को दूर करने के लिए की गई थी। भारत में भूमि सुधार गैर सरकारी पहल की बात करते हैं तो उसमें आता अहिंसक गैर सरकारी पहल, जिसमें भूदान और ग्राम दान आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जो कि अहिंसक था। भारत में भूमि सुधार के लिए गैर सरकारी पहल में अहिंसक गैर सरकारी पहल, उग्र जन आंदोलन, गैर सरकारी संगठनों के पहल आदि को शामिल किया जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है 15 अप्रैल 1951 को जो है तेलंगाना आंदोलन की स्थली अर्थात आंध्र प्रदेश के नलकोंडा जिले में हुई। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आचार्य विनोबा भावे ने जो है भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन शुरू किया। प्रेम और त्याग पर आधारित ये एक अनूठा तरीका था। इस आंदोलन के 2 अंग थे। पहला था दमन की गई भूमियों का संग्रह और दूसरा उस भूमि का भूमिहीनों में वितरण। ठीक है, अब इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो सत्ता से दूर रहना और जनशक्ति का निर्माण करना। भूमि का स्वामित्व व्यक्ति के हाथों से निकल गांव अथवा समाज के हाथों में जाए, ये 2 मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन के थे। ग्रामदान की बात करें तो पहला ग्रामदान जो हुआ वो मई 1952 में उत्तर प्रदेश के मोंगरोठ गांव से किया गया और वर्ष 1955 में उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा में विनोबा जी की पद यात्रा के बाद ग्रामदान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। ग्रामदान आंदोलन का सबसे अच्छे तरीके से आयोजन जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले में किया गया। इसके बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार बिहार, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में किया गया। ग्रामदान का सिद्धांत क्या था, तो ग्रामदान की अवधारणा को जो है लोकप्रिय बनाने का काम अधिकतर विनोबा भावे जी ने किया था। ग्रामदान का स्रोत फरवरी 1942 में हरिजन में छपे एक लेख में देखा जा सकता है। हरिजन जो कि महात्मा गांधी द्वारा जो है ये एक पत्रिका थी जो निकाला गया था। इसके बाद एक आदर्श ग्रामदान में सारी भूमि का सामूहिक स्वामित्व जो है प्रबंधन ग्राम सभा के पास होना था। एक आदर्श ग्रामदान में कोई भूस्वामी नहीं होगा तथा कोई अन्य जमींदार नहीं होगा।
विनोबा भावे के अनुसार ग्राम दान का आधार गीता का जो है सांख्य योग दर्शन है, जिसमें 3 सिद्धांत विहित हैं। समाज में किसी भी सत्ता का वर्चस्व न हो, केवल अच्छे विचारों का अनुशासन हो, व्यक्तियों की सभी शक्तियां समाज को समर्पित हो और समाज व्यक्ति को वृद्धि और विकास के आवश्यक अवसर दें। ईमानदारी से किए गए सभी व्यवसायों के नैतिक और सामाजिक आर्थिक मूल्यों को एक समान होना चाहिए। ये 3 जो इसके सिद्धांत हैं। इसके बाद जन आंदोलन में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का भूमि सत्याग्रह। ठीक है, दूरवासी जमींदारी प्रथा सबसे अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ में प्रचलित थी। ठीक है, दूरवासी जमींदारी प्रथा कहाँ थी, तो वो राज्य पूछा जाएगा छत्तीसगढ़। भूमि सत्याग्रह वर्ष 1988 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से प्रारंभ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गया, तो मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों ने किया गया था इस सत्याग्रह का नेतृत्व। और इसका मुख्य नारा क्या था, तो जमीन पर फैसला जमीन पर होगा, यह इसका मुख्य नारा बना था। और इस सत्याग्रह का अन्य नारा की बात करें तो जमीन दो या जेल दो, इसका अन्य नारा था। अब गुजरात का पारदी घासिया सत्याग्रह। तो पारदी दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले का एक तालुका है जहां उक्त सत्याग्रह हुआ था। घासिया गुजराती भाषा में घास के मैदान को कहा जाता है। पारदी घासिया सत्याग्रह जो वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक अर्थात 15 वर्षों तक ये चला था। इसके बाद अब कुछ उग्र जन आंदोलन हुआ था, जिसमें उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय खेत मुख्य मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा महाभूमि संघर्ष चलाया गया। कृषि जन आंदोलन के विकास में सन 1970 का महाभूमि संघर्ष एक असाधारण घटना थी। लगभग 15 लाख खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों, आदिवासियों, कामगारों और कस्बाई गरीबों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। गैर सरकारी संगठनों द्वारा पहल की बात करें तो लैंड फॉर टेलर्स फ्रीडम यानी कि लेफ्टी, और यह तमिलनाडु में हुआ था। लेफ्टी का जन्म पूर्व तंजौर में हुआ था, जहां भूमिहीनता और उससे पैदा होने वाली अशांति अत्यधिक मात्रा में थी। लेफ्टी के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो लेफ्टी जो है लैंड फॉर टेलर्स फ्रीडम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, अधिकाधिक भूमि प्राप्त कर उसे लोकतांत्रिक तरीके से भूमिहीनों में बांटना और एक नई सामाजिक व्यवस्था कायम करना। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के असंख्य अपरिपक्व विधानों का एक अहिंसक समाधान तलाशना, भूमि संपन्न और भूमिहीन पक्षों में बातचीत करवाना और मुद्दों को अहिंसक ढंग से हल करना। इसमें लेफ्टी ने भूमि की खरीद की और उच्च कीमत के लिए बातचीत करने का बीड़ा भी उठाया। लोगों को अवैध जोतों के विरुद्ध जो है मजबूत और संगठित करना तथा भूमि विधान की खामियों का पता लगाना इसके मुख्य उद्देश्य रहे। आगे हम बात करेंगे भूमि अधिकार अभियान एकता परिषद की। तो एकता परिषद एक गैर सरकारी संगठन है जिसका पंजीकरण वर्ष 1984 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। एकता परिषद ने निम्नलिखित उद्देश्यों से एक जन आंदोलन शुरू किया है। भूमिहीनों को भूमि देने के बजाय निजी कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करने की नीति का विरोध करना इसका जो है मेन उद्देश्य रहा है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित वनारोपण कार्यक्रम को समाप्त करना। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक उपयुक्त भूमि अधिकारी द्वारा दखली कृषकों के पट्टे को देकर भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान और नियमन करना। और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक उपयुक्त भूमि अधिकारी द्वारा पारंपरिक भूमि पर कृषकों का अधिकार दिलाना। संपत्ति पर पति पत्नी के संयुक्त स्वामित्व को जो है लागू करना। कृषक को वन भूमि 1980 के दशक से काबिज है उसके बंदोबस्त। इस तरीके से इसके सारे जो है मेन उद्देश्य रहे हैं। अर्थव्यवस्था और समाज पर भूमि सुधार का प्रभाव की बात करें तो 5 घटक इसके हैं। ठीक है, पहला है बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, जोतों पर उच्चतम सीमा, सीलिंग का निर्धारण, चकबंदी और भूमि अभिलेखों का संकलन और उन्हें अद्यतन करना। इसके बाद बिचौलियों की समाप्ति के प्रभाव की बात करें तो 3 प्रकार की पट्टेदारी व्यवस्था थी देश में, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, जिसका भी पिछले में बात किया गया। अब बिचौलियों को समाप्त करने के लिए जो है समान रूप से निम्नलिखित उपाय किए गए। बिचौलियों की बंजर भूमि, वन आबादी स्थलों वाली जैसे सामान्य भूमियों को प्रबंधन विकास के उद्देश्य से सरकार को दे दिया गया। घरेलू खेत भूमि बिचौलियों की निजी खेती वाली भूमि के आमतौर पर उन्हीं के पास छोड़ दिया जाता था। ठीक है, काश्तकारी सुधारों का प्रभाव की बात करें तो काश्तकारी शब्द काश्त से बना जिसका अर्थ होता है खेती करना। ठीक है, और इसी काश्तकारी को भूमि संबंधी अधिकारों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रवर काश्तकार की बात करें तो ये वार्षिक काश्तकार, व्यावसायिक काश्तकार और अस्थायी काश्तकार होते हैं और उन्हें लगभग मालिकों के जैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं। भूमि को बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं तथा भाड़े पर दे सकते हैं और इनकी भूमि वंशानुगत होती है। ठीक है, और इन्हें मालिक प्रवर काश्तकार के बीच एकमात्र अंतर यह होता है कि जहां मालिक सरकार को राजस्व देते हैं वहीं प्रवर काश्तकार मालिक को लगान देते हैं। अवर काश्तकार जिन्हें गैर मौसमी मौरूसी काश्तकार भी कहते हैं, अधीनस्थ काश्तकार, अस्थायी काश्तकार भी कहा जाता है।
अवर काश्तकारों की भूमि संबंधी अधिकार सीमित होते हैं, वह भूमि को बेच नहीं सकता, ना उसे गिरवी रख सकते हैं, उन्हें बेदखल किया जाता है और मालिकों को भाड़ा लगान देते रहते हैं। ठीक है। सिक्किमी काश्तकार होते हैं तो ये जो है मौरूसी काश्तकार से भी अधिक असुरक्षित होते हैं। ये अन्य काश्तकारों से पट्टे की पर भूमि लेते हैं और उन्हें आसानी से बेदखल भी किया जा सकता है। भूमिहीन मजदूर और बटाईदार, इन्हें भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। ये मजदूर वेतन अथवा दिहाड़ी के लिए जो है कार्य करते हैं और इसका भुगतान नकद भी हो सकता है। भारत में काश्तकारी सुधारों के 3 तत्व थे: पट्टेदारी की सुरक्षा, लगान का विनियमन और भूमि का स्वामित्व। ठीक है। अधिशेष भूमि वितरण और भूमि सीलिंग का प्रभाव की बात करें तो भूमि सीलिंग का अर्थ है कोई व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है या उसकी उच्चतम सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। भूमि सीलिंग जो है 2 चरणों में लागू किया गया था। पहला स्वाधीनता प्राप्ति से वर्ष 1972 तक और दूसरा था 1972 से वर्तमान तक। आगे हम बात करेंगे समाज और अर्थव्यवस्था पर भूमि सुधारों का संचयी प्रभाव। इसके तहत निम्नलिखित प्रभाव शामिल हैं इसमें, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को कम करना, नई राजनीतिक शक्तियों का उदय, अधूरे भूमि सुधारों का परिणाम, भूमि सुधार एवं भूमि असमानता। भूमि सुधार कार्यान्वयन, बाध्यताएं और संभावनाएं क्या क्या हैं, तो इस भाग में भू राजस्व प्रशासन, भूमि सुधार, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सीमाएं और पंचायती राज एवं भूमि सुधार शामिल हैं। भू राजस्व प्रशासन की अवधारणा की बात करें तो सामान्य तौर पर भू राजस्व का अर्थ जो होता है भूमि की उपज अर्थात पैदावार पर करों की उगाही से होता है। प्राचीन भारत में भू राजस्व प्रशासन देखते हैं तो प्राचीन भारत में भू राजस्व अर्थात लगान यानी कि राजस्व जिसको कहा जाता है का मुख्य स्रोत था, जो कि राज्य द्वारा उपार्जित किया जाता था। प्रशासन के खर्चों का भुगतान करने के लिए प्राचीन काल में जो है कराधान या करारोपण की व्यापक प्रणाली प्रचलित थी। भू राजस्व प्रशासन जो है प्राचीन भारत में प्रचलित भू राजस्व प्रणाली अब लोकप्रिय रूप से जाने जाने वाली रैयतवारी से मिलती जुलती थी। इस प्रणाली में किसान व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही खेती करते थे, जो गांव के कारीगरों को ही सामान्य रूप से संभाल लेते थे और इस प्रकार से राज्यों को गांव के माध्यम से भू राजस्व चुकाते थे। 2 प्रमुख सरकारी अधिकारी जिनका जिक्र आता है वह थे भागधुक यानी कि इनको जो है राजकीय अंश संग्रह को कहा जाता था, और समाहर्ता जो कि कर, उपहार या शुल्क लाने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। प्रथम अधिकारी कर तथा शुल्क जो कि अधिकतर वस्तु के रूप में होते थे एकत्रित करता था तथा दूसरा उनको राजकीय अन्नागार और राजकोष में इकट्ठा करता था। राज्य फसल का एक हिस्सा लेता था। इसकी मात्रा समय समय पर अलग होती थी। कराधान प्रतिशतता 8 से 33% तक होती थी। अर्थशास्त्र एवं ग्रीक लेखकों के अनुसार मौर्य राजागण कृषि आय पर 25% तक वसूल किया करते थे। अब हम इसके बाद देखते हैं भाग। तो भाग में देखेंगे भू राजस्व का भाग। खालिश क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर राज्य का जो है सीधा प्रशासन हो उसे खालिश क्षेत्र कहा जाता है। भोग जो है उपकर को कहा जाता था। कर जो है अतिरिक्त कर होता था। पटवारी जो है ग्रामीण स्तर पर राज्य का कर्मचारी जो विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रों का हिसाब किताब रखता है। जब्त या जब्ती जो है मापन पर आधिकारिक आधारित आकलन की पद्धति होती है। दोआब यानी कि गंगा एवं यमुना के बीच की जमीन को दोआब कहा जाता है। कनकुत जो है भू राजस्व का अनुमान को कनकुत कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में भू राजस्व प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक रहा दिल्ली सल्तनत। और उसमें जो है तुर्कों के भारत आगमन से पहले कृषक को बहुत अधिक संख्या में कर चुकाने पड़ते थे, जिनको कि विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जैसे भाग यानी कि भू राजस्व, भोग यानी कि उपकर तथा कर यानी कि अतिरिक्त उपकर होता था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलीगढ़ तक एक ऊपरी दोआब क्षेत्र में तथा राजस्थान एवं मालवा के कुछ क्षेत्रों में भू राजस्व की मांग को आधे तक बढ़ा दिया था। इस क्षेत्र को खालिश बना दिया गया था, अर्थात यहाँ से एकत्र किया गया भू राजस्व सीधा राजकोष में चला जाता था। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी भू राजस्व प्रणाली ने देश के भावी कृषि नीतियों की आधारशिला रखी। शेर शाह ने भू राजस्व का निर्धारण फसल की हिस्सेदारी अथवा आकलन पर किया। शेर शाह के शासन के अंतर्गत जमीन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अच्छी, बुरी तथा बीच की। ये 3 प्रकार की श्रेणियां जो है जमीन को विभाजित किया था शेर शाह ने, तथा प्रत्येक की औसत प्राप्ति की गणना कर ली जाती थी। औसत प्राप्ति का 1/3 राज्य का हिस्सा होता था। शेर शाह सूरी ने जब्त प्रणाली पर विशेष जोर दिया। मुगलकालीन भारत में जो है कर प्रणाली की बात करें तो मुगल शासकों ने व्यक्ति पर, उसकी आय पर, धंधे पर तथा संपत्ति पर सीधे कर लगाए।
उन्होंने विनिर्माताओं पर परोक्ष करों जैसे कि सीमा शुल्क, परिवहन कर, चुंगी, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क कर लगाकर काफ़ी धन की उगाही की। फसल कटाई के समय ही वास्तविक रूप से उत्पाद का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया जाता था। कभी कभी खड़ी फसल ही काश्तकार एवं राज्य के बीच बांट दी जाती थी। देश के कुछ हिस्सों में जैसे ही खेत बोया जाता था उसी समय काश्तकार 1/3 हिस्से को राज्य को सौंप देता था। दोनों तरफ के विवादों से बचने के लिए कानकुट को अपनाया जाता था। अभी कानकुट का ऊपर मैंने इसका अर्थ बताया हुआ है। जब फसल पकने को होती थी तब कुशल मूल्यांकन करने वालों को नियुक्त किया जाता था जो खेत की संभावित फसल प्राप्ति का आकलन करने की कोशिश करते थे। अनुमानित फसल 1/3 हिस्सा राज्य को सौंप दिया जाता था और उसका भुगतान जब फसल काट ली जाती थी तब कर दिया जाता था। नसक में अपनी जमीनों से पिछले 10 साल में कितना भू राजस्व प्रदान किया गया उसका औसत निकालकर किया जाता था। मुगल शासकों के समय विभिन्न भागों में जब्ती तरीका बहुत प्रचलित था। मराठों की भू राजस्व प्रणाली शिवाजी ने मलिक अंबर की भू राजस्व प्रणाली के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। काठी अथवा मापने की छड़ को 5 हाथ अथवा तथा 5 मुट्ठी लंबाई में होना था। 20 काठी वर्ग का 1 बीघा बनता था और तथा 120 बीघा का 1 चावर बनता था। ठीक है, ये नापने के सब तरीके थे पहले। शिवाजी द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था कि जमीन का सर्वेक्षण करना तथा बाद में काश्तकारों द्वारा देय किराए तथा अन्य देनदारी का आकलन करना। शिवाजी ने अंबर प्रणाली के प्रमुख अंश जो अपना लिए थे वह इस प्रकार थे: उर्वरता के आधार पर जमीन का वर्गीकरण, उसकी उपज को सुनिश्चित करना, सरकारी विभाग को नियत करना, किराए की वसूली वस्तु में अथवा नगद में तथा राजस्व संग्रह के बिचौलियों को कृषकों की रूप में मनाही करना। ठीक है, इसके बाद राज्य जमीन से होने वाली उपज को 2 भागों में बांट 2/5 भाग पर दावा करता था और इसकी उपज का 3/5 भाग किसान के पास ही रहता था। नई जमीन को जुताई के अंतर्गत लाने के लिए तगाई या इस्तवा सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद औपनिवेशिक काल में भू राजस्व प्रशासन की बात करेंगे। औपनिवेशिक काल यानी कि अंग्रेजों का शासनकाल में तो कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, जिससे भारत में पहली बार भूमि संपन्न अभिजात वर्ग का जन्म हुआ और इस व्यवस्था ने काश्तकारों को बहुत ही असुरक्षित स्थिति में ला दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत वार्षिक जमाबंदी की जगह 10 वर्षीय जमाबंदी लाई गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस कंपनी नीतियों के 2 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि ब्रिटेन में उत्पादित माल की भारत में मांग बढ़ाने के लिए तथा कच्चे माल जैसे कि रेशम, ऊन, सूत, नील इत्यादि को ब्रिटेन भेजने के लिए भू राजस्व में सुधार किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्व प्रशासन की संरचना उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। तो देखिए, अध्यक्ष में सदस्य प्रशासनिक मुख्यालय प्रयागराज और सदस्य न्यायमूर्ति इसका भी मुख्यालय प्रयागराज है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मंडलायुक्त जो कि कमिश्नर कहता है, सहायक मंडलायुक्त, इसके बाद जिलाधिकारी, फिर अपर जिलाधिकारी। ठीक है, इसके बाद उप जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर इसके बाद नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक और सबसे लास्ट में लेखपाल आता है। ठीक है, तो इस प्रशासन का सबसे आखिरी कड़ी वो लेखपाल होता है, जो कि इस तरीके से प्रशासन चलता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे भू राजस्व प्रशासन का पर्यावलोकन। भू राजस्व निर्धारण तथा संग्रहण करना सरकार का एक प्रमुख कार्य था। ब्रिटिश भारत में इस काम के लिए एक प्रयत्न सिद्ध प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया। सबसे निचले स्तर पर गांव का लेखपाल होता था, जिसको विभिन्न पदनाम दिए जाते थे। वो किसी गांव अथवा ग्राम समूह का काम संभालता था। जिला अधिकारी को कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था, जो जिला स्तर पर ढांचे का प्रमुख होता था। प्रत्येक प्रांत के इस पदक्रम में जिलाधिकारियों तथा गांव के लेखपाल के बीच कम से कम 2 कर्मी हुआ करते थे। उपमंडल के कार्य प्रभारी को उपमंडल अधिकारी कहते थे तथा उसके नीचे तालुक के प्रभारी को तहसीलदार कहते हैं। तालुक के नीचे क्षेत्राधिकारी होते थे, जिन्हें इंस्पेक्टर अथवा कानूनगो का पदनाम दिया जाता था। आज के डेट में इन्हें राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक। इसके बाद देखा जाए तो यह गांव के लेखपालों को किसी समूह से कार्य का निरीक्षण करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जिला अधिकारी के 2 प्रमुख काम होते थे, भू राजस्व प्रशासन और दूसरा था कानून एवं व्यवस्था कायम रखना। इसके बाद भू राजस्व प्रशासन के वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद से महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने भू राजस्व प्रशासन को विभिन्न प्रकार से कार्यों से जोड़ दिया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भू सुधार कानूनों के क्रियान्वयन ने राजस्व विभागों द्वारा संभाले गए कार्य को काफ़ी बढ़ोतरी दी। अब इसमें देखे जाने वाले कार्य जो अन्य कार्य देखे जाने लगे, उनमें से जनहित के लिए भूमि का अधिग्रहण, सरकारी जमीन तथा सीमा से अधिक भूमि का विवरण,
आवासीय स्थलों का वितरण, सरकारी भूमि का अतिक्रमण से सुरक्षा, कृषि संबंधी आंकड़ों का संकलन, विभिन्न प्रकार के परमिट जारी करना, लाइसेंस तथा सर्टिफिकेट जारी करना, जन वितरण प्रणाली को देखना, चुनाव करवाना, प्राकृतिक विपत्तियों और आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना, सभी विकास विभागों को तथा स्थानीय सरकार के सभी अंगों की मदद करना। विभिन्न स्तरों के कार्मिकों की तैनाती देख लेते हैं। तो गाँव का लेखपाल, जो कि एक या अधिक गांव का प्रभारी होता है, भू राजस्व प्रशासन का आधार होता है। ठीक है, इसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी में प्रशासनिक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा में तलाती और पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पटवारी और केरल में ग्रामीण अधिकारी और उत्तर प्रदेश में लेखपाल, बिहार में कर्मचारी और त्रिपुरा में तहसीलदार कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है लेखपाल के। अंचल या फिरका, यह क्या होता है? अंचल अथवा फिरका तो गांव के ऊपर पहला निरीक्षणात्मक या पर्यवेक्षी स्तर अंचल अथवा फिरका का होता है। कार्य करने वाले प्रभारी को रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर अथवा कानूनगो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद तहसील, दूसरा पर्यवेक्षी स्तर तालुक अथवा तहसील का होता है। तालुक के प्रभारी अधिकारी को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में जो है मामलातदार कहा जाता है। ठीक है, बिहार में अंचल अधिकारी तथा त्रिपुरा में जो है सर्किल ऑफिसर कहा जाता है और सभी राज्यों में जो है इसे तहसीलदार के नाम से जानते हैं। राजस्व उपमंडल की बात करें तो राजस्व उपमंडल के प्रभारी अधिकारी को उपमंडलीय अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी अथवा समाहर्ता कहा जाता है। जिले में बात करते हैं तो जिला जो है भू राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई रही है। जिला प्रशासन के प्रमुख को जो है जिलाधीश, समाहर्ता एवं जिला न्यायाधीश अथवा उपायुक्त का पदनाम दिया गया है। मंडल की बात करते हैं तो ज़्यादातर राज्यों में कुछ जिलों को मिलाकर एक बड़ी प्रशासनिक इकाई बनाई गई है जिसे मंडल कहते हैं। मंडलीय आयुक्त का काम ज़्यादातर पर्यवेक्षी प्रकृति का होता है और उसके पास अर्ध न्यायिक कार्य भी होते हैं। इसके बाद राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर भू राजस्व प्रशासन ने संबंधित सभी काम भू राजस्व विभाग संभालता है। ठीक है, संबंधित जितने भी सभी काम है भू राजस्व विभाग संभालता है, जो कि इलाहाबाद और लखनऊ में है इसका एक खंडपीठ। ज़्यादातर राज्यों में एक राजस्व बोर्ड भी होता है जिसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं। चकबंदी क्या होती है? तो चकबंदी जो है भूमि के छोटे छोटे बिखरे हुए खंडों को एक स्थान पर बड़े खंड में मिलाना चकबंदी कहलाती है। खुदकास्ट क्या होता है? तो स्वयं खेती करना खुदकास्ट होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो कृषि व्यापार कार्यकलापों के लिए औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए क्षेत्र जो होता है उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। भू राजस्व व्यवस्था पुनर्स्थापन समिति की सिफारिशों की बात करें तो भू राजस्व की उचित प्रशासन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तथा उसकी संरचना सुधारने तथा उसे सरल व धारदार बनाने के तरीके एवं साधन सुझाने के लिए वर्ष 1993 में भारत सरकार ने PS अप्पू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति को, जिसको भू राजस्व प्रशासन पुनर्स्थापन समिति के नाम से जाना गया, की स्थापना की गई। अब इसके विचार, उद्देश्य और कार्य क्या क्या थे तो देखते हैं। तो भू अभिलेखों का उचित रखरखाव और अद्यतनीकरण करना, भूमि सुधार कानूनों तथा जमीन से संबंधित अन्य कानूनों का क्रियान्वयन, कृषि संबंधी आंकड़ों का संकलन करना, भू राजस्व सिंचाई दरों तथा कृषि संबंधी ऋणों तथा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत अन्य देवताओं का जो है संकलन करना, जनहित जन संपत्ति तथा जन संपदा जिसमें आम संपत्ति संसाधन निहित है की सुरक्षा करना, आपदा प्रबंधक जन गणना कार्य, चुनाव, सार्वजनिक आपूर्ति, कमजोर तबकों के सहायतार्थ कार्यान्वयन, अन्य चयनित विविध कार्यों को करना। भू राजस्व प्रशासन में प्रबंध सूचना तंत्र की बात करें तो भू अभिलेखों के तंत्र में कुछ विरासत में प्राप्त कर्मियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1988-89 में भू अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण के लिए एक योजना शुरुआत की। भू अभिलेखों का व्यापक आधुनिकीकरण किया गया। अब इसमें जो है स्पष्ट भूमि अधिकारों की स्थापना पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझाव के आधार पर सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त, व्यापक भू अभिलेख CLR और पंजीकरण को समन्वित करके एक नई योजना भू अभिलेखों के व्यापक आधुनिकीकरण प्रारंभ की गई। अब इसके कुछ सरकारी प्रयास क्या किया गया भूमि सुधारों में, तो भू राजस्व प्रशासन दृढ़ीकरण और भू अभिलेखों का अद्यतनीकरण या संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया गया। भू परिसीमन अधिनियम 1972 में लागू होने के बाद ज्योति की अद्यतन सीमा को 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। झूम खेती क्या होती है इसको जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अदल बदल करके कृषि पैदावार लेना कृषि का एक तरीका जो कि ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जाता है और इसमें काश्तकार पहले से उपज ली गई जमीन को छोड़ देता है तथा जंगलों की नई जमीन को साफ करके पैदावार लेता है। ठीक है,
टोरेन प्रणाली क्या होती है? तो टोरेन सिस्टम जो होता है ये भूस्वामी की उपाधि का वायदा करता हुआ राज्य को टोरेन प्रणाली कहते हैं। काश्तकारी सुधार क्या किए गए? तो कई राज्यों में काश्तकारों को स्वामित्व का हक प्रदान करने के लिए अथवा खेतिहर काश्तकारों को क्षतिपूर्ति की अदायगी के बाद मलकाना हक देने के लिए विधायी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कुछ राज्यों ने भूमि के मालिकों को मालिकाना हक प्राप्त करने की मालिकाना हक जो है प्राप्त कर लिया और इसे काश्तकारों को हस्तांतरित कर दिया। अलगाव की रोकथाम तथा अलग हुई जनजाति की जमीन का पुनर्स्थापन किया। संविधान का अनुच्छेद 46 जो है राज्यों पर दायित्व डालता है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रोन्नत करें तथा सामाजिक अन्याय व अन्य सभी प्रकार के शोषणों से बचाएं। बिखरी कृषि जोतों को चकबंदी करना भूमि सुधार नीति का एक अविभाज्य हिस्सा है। राष्ट्रीय पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास नीति जो कि 2003 में परियोजना परिवारों के पुनर्स्थापन पुनर्वास के मोटे तौर पर दिशा निर्देश तथा कार्यकारी निर्देश के रूप में मूलभूत तरीके तथा पैकेज उल्लेख किए गए। अब भूमि सुधार के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं। तो इस भाग में ग्रामीण सामाजिक आधार, कृषक व्यवस्था, ग्रामीण आर्थिक विषमता, परंपरागत सत्ता संरचना एवं राजनीतिक उदासीनता, भारत में ग्रामीण सत्ता संरचना की प्रकृति आदि शामिल है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्या करके। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना क्या है? तो ये सामाजिक संरचना मानव संबंधित संरचना की सिलसिलेवार व्यवस्था है। ग्रामीण सामाजिक संरचना 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि ग्राम समुदाय, परिवार और जाति। ठीक है, ग्रामीण आर्थिक विषमता जिन कृषि वर्गों से संबंध रखते हुए हैं भूस्वामी, धनवान किसान, बिचौलिए किसान, गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर। सामंतवाद के उन्मूलन के पहले ग्रामीण सत्ता की संरचना जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथाओं को से काफ़ी प्रभावित थी। जमींदारी व्यवस्था के साथ ही जाति व्यवस्था भी ग्रामीण सामाजिक संरचना की एक बुनियादी घटक रही है। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद ग्रामीण सत्ता संरचना में एक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। भूमि सुधार की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित की गई भूमि सुधार नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अभिप्रेरक अन्य बाधाओं यानी कि अतीत से विरासत में कृषि प्राप्त कृषक आधार से उत्पन्न होने वाली जो है को दूर करना और कृषि व्यवस्थाओं के भीतर विद्यमान शोषणकारी तथा सामाजिक अन्याय को सभी तत्वों को दूर करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम और प्रमुख घटकों के रूप में निम्नलिखित उपायों को शुरू किया गया। अब उपायों में देखते हैं तो पहला उपाय इसका किया गया ग्रामीण समाज में परंपरागत आर्थिक राजनीतिक शोषणकारी सत्ता को समाप्त करना। ठीक है, दूसरा अधिशेष कृषि भूमि का आवंटन जिससे उत्पादन के कारकों विशेषकर भूमि और श्रम का गहन उपयोग हो सके। तीसरा इसमें किया गया उपाय नव प्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को अधिक तेजी से अपनाना जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी हो। चौथा उपाय किया गया किसानों में श्रम के प्रति प्रेरणा और कृषि में निवेश की प्रति जो है तत्परता का संचार करना। तो ये था जो है इससे पूरा सारांश देखा गया और समझा गया। अब आगे हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भूमि सुधारों से संबंधित निम्नलिखित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है, यानी कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ये है भूमि सुधारों से संबंधित जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है, ये भारत में किसने किया था ये बताना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत जो है टॉमस मुनरो द्वारा कर दिया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा टॉमस मुनरो। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने 1995 जो है राजस्व मंडल विघटित कर दिया था पश्चिम बंगाल द्वारा। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार है तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो भूमि सुधार है तो कानून जो बनाता है वो होता है राज्य सरकार के पास शक्ति। तो क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य विषय है, क्या कहते हैं कि राज्य सूची की विषय है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। ठीक है, तो देखिए भूमि की पैमाइश का कार्य जो है वो राजस्व विभाग करता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पारस्परिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो देखिए जो प्रयोग किया जाता था अब उसमें ऑप्शन दिया है जरीब, अंकनम, चतक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जरीब। जरीब का प्रयोग किया जाता था। आंसर ए पार्ट से, अभी भी जरीब का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है किसके द्वारा। तो ये किया जाता है अमीन के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है। तो उपखंड अधिकारी का कार्य होता है कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित, और ये इसके इस तरीके से इसका जो है उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। उपखंड अधिकारी के तीनों कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है तहसीलदार का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है। तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। आंसर नंबर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। तो देखिए राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद लेखपाल होता है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे कहते हैं या किसको मानते हैं। तो भारतीय प्रशासन का मेरुदंड जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भारत और जिले के बीच समन्वयक होता है किसके द्वारा। तो ये होता है जिलाधीश द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, जिलाधीश। ठीक है, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है किसको जाता है। तो ये किया था किसके समय में हुआ था, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भू सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य का रहा है। सॉरी, तो भू सुधार कार्यक्रम का सर्वाधिक सफल जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का रहा। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1953 में। आंसर नंबर सी, इसका आंसर सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन 16 है भू आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यह आंदोलन जो है सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया है, ये सही है। ये आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1951 में प्रारंभ, ये भी सही है। ये एक सरकारी आंदोलन था, गलत। ये एक स्वैच्छिक आंदोलन, ये सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट से हो जाएगा, क्योंकि गलत हमें बताना कौन सा है। तो ये सरकारी आंदोलन नहीं था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो देखिए ये हुआ था संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार जो है भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो भूमि सुधार जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया था वो जो है जमींदारी उन्मूलन के तहत किया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 1950 में। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। और इस तरीके से यह वीडियो जो आज का ये इस चैप्टर का ये समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो अगर आप फीडबैक देना चाहें तो कमेंट में करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।